गाइस, इनकम टैक्स पोर्टल पर एआईएस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड टीआईएस टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आ चुकी है। कहने के लिए लोग बोल रहे हैं फॉर्म 26A का एक छोटा सा अपडेट है, बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ये इनकम टैक्स के अंदर एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चेंज लेकर के आने वाला है। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए फॉर्म एआईएस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड टीआईएस टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के बारे में। किस तरीके से आप ये इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग को ये ऑटोमेटिक करने वाले हैं और किस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करने वाला है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आपकी रिपोर्ट होने वाली हैं एआईएस में, क्या आप अपने एआईएस को चेंज कर सकते हैं, टीआईएस क्या है, टीआईएस की को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, फॉर्म 26A से क्या डिफरेंस है एआईएस और टीआईएस के अंदर, किस तरीके से पूरा प्रोसेस आने वाला है। बहुत ही नई चीज है और बहुत ही डिटेल चीज है। गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से जो है लगी हुई थी डेटा ट्रांसपेरेंसी के लिए कि जो टैक्स पेयर हैं वो ट्रांसपेरेंटली अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं करते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। इसीलिए काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बनाए गए जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट को पता चल जाता है आपकी छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन। एक टाइम तक हम बोलते थे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट होती है, बट आज की डेट में आपकी हाई वैल्यू से लेकर के लो वैल्यू तक जो भी की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी गवर्नमेंट के पास पहुंच जाती हैं। किस तरीके से वो पहुंचती हैं वो पूरी डिटेल एनालिसिस जो है वो दिया हुआ है, पूरा मैन्यूल दिया हुआ है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। एआईएस डिस्कस करूंगा, टीआईएस डिस्कस करूंगा, सारी चीजें बिल्कुल ही डिटेल में बने रहिए पूरी वीडियो में। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। सो गाइस, चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आ चुके हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर, मैंने लॉगिन किया हुआ है और यहां पर हम जाएंगे सर्विसेज के अंदर। देखिए ई फाइलिंग पे फॉर्म 26AS जो है वो आपका अभी भी अवेलेबल है, वहां पर कोई भी चेंज नहीं आया है, तो वो आपका अभी भी अवेलेबल है। हम जाएंगे सर्विसेज में और यहां पर सर्विसेज में आपको सबसे नीचे एक नई चीज दिख रही होगी, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसको आज बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूं। पहली चीज, इसको ये गलती मत करना कि छोटी मोटी अपडेट है, बहुत ही बड़ा चेंज है और बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेगा आपकी आईटीआर फाइलिंग को भी ये। तो अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, करने वाले हैं, इसको जरूर चेक करना है आपको। जिस तरीके से फॉर्म 26AS को चेक करना होता था, अब उतना ही इंपॉर्टेंट आपका एआईएस हो गया है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। एआईएस एंड टीआईएस ये दो चीजें हैं, इसके अंदर ही कवर होती हैं, दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सर्विसेज के अंदर हम जाएंगे, सबसे पहले एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर प्रोसीड करेंगे। ये हमारा रिपोर्टिंग पोर्टल इनकम टैक्स का जो यहां पर ओपन हो जाता है, यहां पर एआईएस डैशबोर्ड हमारा ओपन है। इसकी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, मैं आपको गाइड करता हूं कि व्हाट इज दिस एआईएस। एआईएस बेसिकली आप बोल सकते हैं फॉर्म 26AS का एक बहुत ही ज्यादा अपडेटेड वर्जन है। मैं अगर बोलूं अपडेटेड वर्जन तो क्या है, अगर एआईएस की बात करें, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसके अंदर आपके फॉर्म 26AS की डिटेल्स भी कंटेन होगी। इसके अलावा भी काफी सारी डिटेल्स हैं जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने बोला था, जो कि एसएफटी में सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर इंक्लूड की थी, उनकी रिपोर्टिंग भी अब इसके अंदर होगी। तो कहने का मतलब आपका जो टीडीएस टीसीएस होता है और जीएसटी की जो इन्फॉर्मेशन होती है जो 26AS में आती है, वो भी आपकी एआईएस में आएगी। और उसके अलावा भी काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो इसके अंदर आएगी। मैं सेशंस में आगे आपको बताऊंगा आज के सेशन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी इसके अंदर आएगी। पूरे सेशन को ध्यान से देखना, बहुत ही बड़ी अपडेट है इनकम टैक्स के अंदर और बहुत रिवॉल्यूशनरी अपडेट। मैं क्यों बोल रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी जिसको गवर्नमेंट बोलती है, ट्रांसपेरेंट जो टैक्स कंप्लायंस है, क्योंकि इनकम टैक्स सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर होता है। नाउ यहां पर वो ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है, उसी की तरफ ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप है। आप धीरे धीरे समझेंगे कि क्या होता है एआईएस और टीआईएस। सो एआईएस आपका एक इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट हो गई, लेकिन अब एक चीज पॉइंट को समझो, एआईएस जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपनी इनकम मान लेंगे। जरूरी नहीं है कि जो चीज आपके एआईएस में आ रही है वो आपकी इनकम हो सकता है वो आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हो, वो भी आपके इसमें आएंगे। आपने क्रेडिट कार्ड से कोई ज्यादा बड़ा खर्चा कर दिया, बैंक से कोई ज्यादा पैसा विड्रॉल कर लिया, तो बैंक से पैसा विड्रॉल किया तो क्या वो पैसा, आप जरूरी नहीं है कि वो आपकी इनकम हो, जरूरी नहीं आपकी सेल हो इसीलिए आपने बैंक में पैसा डाला वो निकाला। कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि अगर एआईएस में कोई चीज रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो आपकी इनकम है। आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि वो ट्रांजैक्शन क्या इंपैक्ट कर रही है आपकी इनकम को। कहीं वो आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड तो नहीं है, कहीं वो आपकी लायबिलिटी तो नहीं है, कहीं वो कोई लोन एडवांसेस तो नहीं है और वो चीज वहां पर रिफ्लेक्ट कर रही हो। तो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज आपकी एआईएस में आ रही है, टीआईएस में आ रही है, वो आपकी इनकम हो और आपको वो अपनी आईटीआर में एज ए इनकम शो करनी पड़े। बट हां, आपको उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो जरूर लेना पड़ेगा, चाहे बैलेंस शीट में लीजिए चाहे पीएनएल में लीजिए, वो आपको जरूर कंसिडर करनी पड़ेगी। अपने अकाउंट्स के अंदर तो उसको कहीं ना कहीं शो करना ही करना पड़ेगा, जो कि आपके एआईएस के अंदर आती हैं चीजें। नाउ लेट्स मूव टू एआईएस फॉर्म। दिखाता हूं आपको एआईएस फॉर्म किस तरीके का होता है और इसके अंदर क्या क्या रिपोर्टिंग है। सो एआईएस के अंदर यहां पर आप जाएंगे, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसके अंदर आप जाएंगे
तो यहाँ पर पार्ट ए में तो जो है जनरल इन्फॉर्मेशन है, पार्ट बी जो है वो इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। टीडीएस या टीसीएस जो आपका डिडक्ट हुआ है ना, ये जो है ये कहाँ से आएगा, ये हमारे जो ट्रेसेस का फॉर्म 26AS होता है वहाँ से ये वाली इन्फॉर्मेशन आएगी। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि अगर आपके यहाँ पर AIS में और फॉर्म 26AS के अंदर अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है तो आपको जो फॉलो करना है फॉर्म नंबर 26AS फॉलो करना है। नीचे इन्होंने ये नोट दिया हुआ है, इस नोट में यही लिखा हुआ है कि ट्रेसेस में जो फॉर्म 26AS है वहीं से ये इंफॉर्मेशन पिक होकर के यहाँ पर आई है। लेकिन फिर भी हो सकता है डेटा पिक होने में कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो आपको ध्यान रखना है, एक बार चेक कर लेना 26AS से अगर मैच हो रही है इन्फॉर्मेशन तो वेल एंड गुड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन TDS TCS की इन्फॉर्मेशन जो है 26AS से मैच नहीं करती है तो उस केस में आपको जो है जो ट्रेसेस वाला 26AS फॉर्म होता है वो आपको डाउनलोड करना है और उसकी हेल्प से अपनी ITR फाइलिंग करनी है। नेक्स्ट हमारा आता है SFT इंफॉर्मेशन। SFT इंफॉर्मेशन जो कि रिपोर्टिंग एंटिटीज होती हैं, रिपोर्टिंग एंटिटी बैंक है, इंश्योरेंस है और आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो गया। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ बनाई हुई हैं, जैसे कि बैंक हो गया, हमारी इंश्योरेंस कंपनीज होगी, आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शंस करते हो। इसके अलावा काफ़ी सारी रिपोर्टिंग, स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर ट्रेडर्स हो गए, तो इनको रिपोर्टिंग करनी होती है। तो जो भी अगर आपके पैन पे कोई भी अमाउंट रिफ्लेक्ट होती है तो वो आपके SFT के अमाउंट जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स आपने कोई किया तो वो आपका इसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट कोई आपका डिमांड या रिफंड बनता है तो वो आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। देखिए मेरा एक रिफंड था लास्ट ईयर का, असेसमेंट ईयर 2021 का, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। नीचे आप देखेंगे सो रिफंड वाले कॉलम में हमारा जो है एक रिफंड लास्ट ईयर बना था वो यहाँ पर आ रहा है और ये रिफंड कब हमको पेमेंट हुई थी उसकी डेट भी आ रही है। कोई डिमांड में आप चेक करेंगे, कोई आपकी डिमांड बनी थी तो वो आपकी यहाँ पर जो है आ जाएगी। ये अभी है नहीं, पहली बात तो ये फ्यूचर में अवेलेबल होगी, अभी अवेलेबल नहीं है। रिफंड की इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अदर इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है, क्योंकि लास्ट ईयर जो छोटी छोटी चीज़ें इंक्लूड की गई थी, जैसे कि आपने प्रीमियम पे किया या कोई आपने ट्रैवलिंग पे एक्सपेंस किया, कोई भी छोटा मोटा खर्चा जो था, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का आपका जो है ज़्यादा, अगर एक लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंस है, बैंक बैलेंस में अगर एक लिमिट से ज़्यादा आपके बैलेंस है, तो वो सारी रिपोर्टिंग आपकी अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर होगी। और यहाँ पे देखिए मेरे केस में 2 रिपोर्टिंग आ रही है। मैं अभी इसके आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आपकी यहां पर जो है वो आ सकती हैं। ये देखिए जी, सब रूल 2 ये लास्ट ईयर ही अमेंड हुआ था हमारा, रूल नंबर 114 आई, और इसका सब रूल 2 लास्ट ईयर इसके अंदर अमेंडमेंट आई थी। नाउ इसमें मेरी जो ट्रांजैक्शंस आ रही हैं वो आ रही है, एक तो रेंट रिसीव की आ रही है। नाउ ये रेंट रिसीव किस तरीके से आ रहा है, देखिए मेरा जो घर है उसमें मेरा एक टेनेंट रहता है। सो वो टेनेंट का जो है वो यहाँ पर किस तरीके से आ रहा है, मैं इसको आप पूरा स्ट्रक्चर आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो यहाँ पर रिपोर्टिंग आ रही है किस तरीके से आई है। तो हमारे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, तो उस अग्रीमेंट में रेंट जो है वो डिसाइड हुआ था और उसके बाद मैंने रेंट एग्रीमेंट जो है एक कॉपी मैंने दे दी थी टेनेंट को। टेनेंट जो है वो कहीं पर जॉब करता था, तो जहाँ पर जॉब करता था वहाँ पे उसको HRA मिलता था। तो HRA की डिडक्शन के लिए उसने वो रेंट एग्रीमेंट दिखाया और साथ में मेरा पेन भी उसने कॉल किया, तो मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया। सो मेरा पेन उसने दिया, रेंट एग्रीमेंट दिया, उसके बेसिस पर उसको HRA की डिडक्शन मिल गई ना। उसका जो एम्प्लॉयर है, उसके एम्प्लॉयर ने क्या किया, उसके एम्प्लॉयर ने उसकी जब फॉर्म 24Q फाइल किया होगा TDS का फॉर्म 24Q जब फाइल किया होगा तो वहां पे लैंडलॉर्ड की इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो वहां पर जो है उन्होंने मेरा पैन नंबर डाला, मेरा पैन वहां से जो है पिक होकर के सीधा यहां पर आ गया। लेकिन ये करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको बताऊंगा ये करेक्ट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है। तो जैसे ही उसके एम्प्लॉयर ने, उस मेरे टेनेंट के एम्प्लॉयर ने अपने फॉर्म 26AS के एनेक्सर 2 में, अगर आप TDS रिटर्न फाइल करते हैं तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, एनेक्सर 2 के अंदर जब लैंडलॉर्ड वाले कॉलम के अंदर जब मेरा पैन डाला होगा तो वहां से डेटा पिक होकर के मेरा यहां पर आ गया और जितनी HRA की एग्जम्पशन जो है मेरे टेनेंट को मिली वो इन्होंने यहां पर लिख दी। लेकिन एक्चुअल में जो एग्जम्पशन मिलती है, आपको पता होगा HRA की कैलकुलेशन होती है सेक्शन 1013A के अंदर, जहां पर 3 लिमिट्स हैं, उन लिमिट्स में से जो भी लीस्ट होता है वो मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इतना रेंट मिला है, हो सकता है मुझे रेंट ज्यादा मिला हो। देखिए यहां पे इन्होंने क्लैरिफाई भी किया हुआ है, रेंट के साथ में लिखा हुआ है HRA क्लेम ऑफ द टेनेंट। सो 72607 मेरा एक्चुअल रेंट इतना नहीं था। एक्चुअल रेंट में मैं आपको बता देता हूं कैलकुलेट करके, 13,000 रुपीज जो है पर मंथ का रेंट था।
और वो रेंट अगस्त से मेरे को काउंट करना था। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स का रेंट था 1,04,000। सो एक्चुअल में जो फिगर यहाँ पर मेरे को रेंट मिला है लास्ट ईयर वो 1,04,000 मिला है, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो 72607। अब ये फिगर कैसे रिफ्लेक्ट हुई होगी, ये एचआरए जो क्लेम हुआ है, एचआरए जो होता है वो रेंट रिसीट से कम होता है, कैलकुलेशन होती है 1013A के अकॉर्डिंग। तो 1013A के अकॉर्डिंग 72607 आया है, जिसकी एग्जम्पशन जो है मेरे टेनेंट को मिली है। अब इसको मुझको चेंज करना है। किस तरीके से आपको इसे चेंज करना है, इस पर फीडबैक देना है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले चलते हैं अब दूसरी ट्रांजेक्शन पर। ये मैंने आपको समझा दिया, और इसमें एक एरर और है कि जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है वो इस कंपनी ने फाइल किया है, इवोल्यूशन हेल्थ जो है इसने फाइल किया है। तो जब मैं इसके अंदर जाता हूं, इसको और डीपली आपको दिखाता हूं, तो देखिए सीरियल नंबर 1 आ गया। अब यहां पर टेनेंट का नेम आप देखेंगे, ये देखिए टेनेंट नेम देखिए, यहां पर मेरे टेनेंट के कंपनी का नाम आ रहा है। आप पॉइंट रिलेट कर पा रहे हैं, मेरे टेनेंट के कंपनी ने जब 24 की फाइल करी तो उसका नेम जो है वो यहां पर आ रहा है, बट एक्चुअल में वो कंपनी मेरी टेनेंट नहीं है। मैंने कंपनी को रेंट पर नहीं दिया हुआ है, अपना जो प्लेस है वहां पर जो है कौन रहता है, वहां पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय रहता है। तो मुझे एक तो ये चेंज करना है, और दूसरी मुझे ये वाली फिगर भी चेंज करनी है 72607, क्योंकि ये रेंट भी कम है और ये जो है नेम भी जो है वो गलत है, और पैन नंबर भी, ये कंपनी का पैन आ रहा है, ये भी यहां पर नहीं आएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं, आप यहां पर फीडबैक दे सकते हैं। आप ध्यान करिए, फॉर्म 26AS जो आपका होता था वहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप उसको फीडबैक दे पाए या उस अमाउंट को चेंज कर पाए। लेकिन फीडबैक देने से पहले एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं आप कुछ भी फीडबैक दे रहे हैं। यहां पर जब आप फीडबैक दे रहे हैं तो जेन्युइन फीडबैक होना चाहिए, क्योंकि चांसेस आर देयर कि आप ऑटोमेटिक जो अमाउंट आई है उसको आप चेंज कर रहे हैं। तो चांसेस आर देयर कि नोटिस जो है आपको सर्व किया जाए, या फिर आपसे क्वेरी रेज की जाए और डिपार्टमेंट आपसे पूछे कि भाई क्यों आप ये अमाउंट चेंज कर रहे हो। वैसे मेरे केस में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं रेंट को बढ़ाने वाला हूं। देखिए, अगर आप रेंट बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली मेरा टैक्स ज्यादा होगा, तो इतना तो यहां पर एक लॉजिकल सा फिल्टर लग सकता है कि भाई जो पर्सन अपनी इनकम बढ़ा रहा है उसके केस में कोई नोटिस वाली दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन जो यहां पर कम करेगा, मैं 72,000 की जगह यहां पर 5,000 की अगर अपनी इनकम शो करूं तो वहां पर दिक्कत हो सकती है डिपार्टमेंट को। यहां पर पहले इसको ठीक करते हैं, और ऑब्वियसली अगर यहां पर गलत रिपोर्टिंग हुई है तब भी आपको रिपोर्ट करनी है। हो सकता है ये मैंने टेनेंट को दिया ही ना हो, मुझे एक्चुअल में ध्यान भी नहीं था कि ऐसा सीन हो रखा है। जब मैंने यहाँ पे देखा तब मैंने फिर रेंट एग्रीमेंट चेक करा, कितना रेंट था, क्या था, तब जाके ये चीजें मेरे को भी क्लियर हुई हैं। नाउ ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे, ऑप्शन के अंदर आपके पास फीडबैक का ऑप्शन होता है, चूज फीडबैक टाइप। यहां से आपको चूज करना होता है क्या फीडबैक आप देने वाले हैं। यहां पर हम जाएंगे। अभी आपको एआईएस के बारे में बता रहा हूं, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि नई चीज है, बहुत सारी चीजें यहां पर चेंज हुई हैं और बहुत सारी अपडेट्स आई हैं, आपको समझनी सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। यहां पर देखिए, इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट है तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट करके आप सबमिट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकम इज नॉट टैक्सेबल, हो सकता है इनकम टैक्सेबल ना हो मेरे हैंड पर, तो यहां पर इनकम इज नॉट टैक्सेबल, इनकम इज नॉट फुल्ली करेक्ट। अब मेरे केस में जो थर्ड ऑप्शन है वो मुझे बिल्कुल एप्रोप्रिएट लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो फुल्ली करेक्ट नहीं है। एक तो जो टेनेंट का नाम है वो गलत आ रहा है, दूसरा जो रेंट आ रहा है वो एचआरए की एग्जम्पशन आ रही है, बट एक्चुअल में रेंट तो मेरा काफी ज्यादा मिला है मेरे को। उसके बाद इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन, किसी और के पैन का या किसी और ईयर का है, वो मेरे में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो भी मैं यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट आ रही है, या फिर इन्फॉर्मेशन जो कि मैं डिनाई कर रहा हूँ कि भाई अब डिनाई करने का तो क्या रीजन है, यहाँ पे तो डिपार्टमेंट के पास बिल्कुल चांसेस हैं कि डिपार्टमेंट आपसे पूछे कि आप इन्फॉर्मेशन डिनाई क्यों कर रहे हो, डिनाई का रीजन तो दो। तो रीजन इन्होंने यहां पर दे दिए। मेरे को थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल एप्रोप्रिएट लग रहा है मेरे वाले केस में, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। एंड यहां पे आप जाएंगे तो देखिए टेनेंट का नेम और उसका पैन आपको यहां पे शो करना है। टेनेंट का नेम, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैंने किसी कंपनी को ऑब्वियसली नहीं दिया है, मेरा जो टेनेंट है मैं उसका नाम यहां पर डाल देता हूं, और उसके पैन के अकॉर्डिंग ही डालना, जो उसके पैन कार्ड पे जो है ना डिटेल्स वो डालना। एंड देन उसके बाद में पैन हम यहां पर डाल देते हैं PK4628G, परफेक्ट। तो पेन मैंने यहां पर डाल दिए ना। देन आता है रेंट या एचआरए क्लेम। अब यहां पर आ रहा है 72607, तो ऑब्वियसली ये चीज, ये फिगर ठीक नहीं है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं 104, ये मैंने ठीक कर दिए। इसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। द ड्राइव वैल्यू इन टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी टीआईएस विल बी अपडेटेड शॉर्टली। अब इससे होगा क्या, अब ये इन्फॉर्मेशन टीआईएस में अपडेट होगी। अब टीआईएस क्या है, यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि ये टीआईएस क्या है, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी क्या है। देखिए, आपका एआईएस अभी हम समझ रहे हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में एक फिगर आई 72,000, उसको मैंने चेंज करके कर दिया 1,04,000। नाउ यहां से जो वैल्यू डिराइव होकर के जाएगी टीआईएस में, टीआईएस है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसके अंदर जो फिगर जाएगी वहां से फिर आपका पिक होगा कहां पर, आपकी आईटीआर के अंदर रिफ्लेक्ट होगा डेटा।
अभी जो होता है डेटा रिफ्लेक्ट आपकी आईटीआर में जो ऑटो पॉपुलेट होता है वो फॉर्म 26A से होता है। अब फॉर्म 26A से आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगा आपकी आईटीआर के अंदर। आईटीआर में जो ऑटो पॉपुलेट फिगर्स होती हैं वो कहां से आएंगी, टीआईएस से आएंगी। तो मेक श्योर ये करना है कि टीआईएस में जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी करेक्ट है। और पहले हमारे पास फॉर्म 26A को अपडेट करने का ऑप्शन नहीं होता था। अब अच्छी चीज ये है एआईएस को आप अपडेट कर सकते हैं। एआईएस में कोई इंफॉर्मेशन अगर गलत है तो उसको आप फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं बहुत कॉशन रखिएगा कि जब भी आप जो है कोई भी फीडबैक दे रहे हैं तो वो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी इनकम को कम करने की यहां पर कोशिश की तो चांसेस आर देयर कि डिपार्टमेंट आपको नोटिस सर्व करे और आपसे क्वेरी पूछे। चलो नोटिस नहीं तो एटलीस्ट क्वेरी तो पूछ ही सकता है कि क्यों आप अपनी इनकम को कम कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमने कर दिया और यहां से हमारी जो है टीआईएस में वो चीज अपडेट हो जाएगी। यू कैन एक्सेस द एक्नॉलेजमेंट रिसीव, एक्टिविटी हिस्ट्री में मेरे वो आ जाएगी एक्नॉलेजमेंट रिसीव। ये मैंने इन्फॉर्मेशन यहां पर सबमिट कर दी है। देखिए आपके पास आ रही है 72607 आ रही थी, इसको कट करके मैंने क्या कर दिया, नीचे ये वाली फिगर कर दी है। परफेक्ट, नीचे आ जाइए। उसके बाद दूसरी मेरी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो आ रही है रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है। रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट आता है वो तो ऑब्वियसली इस ईयर में इसमें तो कोई चेंज करने वाली बात है नहीं। तो 50160216 परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो मैं फीडबैक ऑप्शन देखो जरूरी नहीं है आपको यहां पर जाकर करेक्ट या इनकरेक्ट करना है। अगर कोई फिगर चेंज करनी है तब जाकर के उसको करो। तो मैं इसको अगर कुछ भी चेंज भी नहीं करूंगा तब भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं एक बार कर देता हूं ऑप्शन में जाकर। अब ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, मेरे को इतना रिफंड आया था लास्ट ईयर और ये उसका ऊपर जो था वो इंटरेस्ट की अमाउंट थी। सो व्हाट वी कैन डू, यहां पर हम बोलेंगे द इन्फॉर्मेशन इज परफेक्टली करेक्ट और इसको हम क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। थैंक्स फॉर कंफर्मिंग द इन्फॉर्मेशन, यू कैन एक्सेस द एक्नॉलेजमेंट। हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को यहां पर एक्नॉलेज कर दिया है। कहने का मतलब अब इन्होंने एक तरीके से वो कर दिया, जैसे जीएसटीआर 2B से जीएसटी अगर आप करते हैं 2B से डेटा ऑटो पॉपुलेट वहाँ हो रहा है, 3B में जीएसटीआर 1 से वहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर भी एआईएस से आपका डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा, टीआईएस से आपकी आईटीआर में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। सो इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चेंज रिवॉल्यूशनरी चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, छोटा मोटा चेंज नहीं है जिसको आप ऐसी हवा में ले जाओ कि छोटा सा अपडेट आया है। बहुत बड़ा अपडेट है। पूरी वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ आपको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अभी, और मेरे केस में तो 2 चीज़ें हैं। अभी आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, सो ये एआईएस हमने समझ लिया, एआईएस का पार्ट ए एंड पार्ट बी हमने कवर कर लिया है। इसके बाद आप डाउनलोड करना चाहते हैं सो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ को, या जेसॉन यूटिलिटी क्या है, जेसॉन यूटिलिटी भी इसकी एक आई है, उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि यूटिलिटी है क्या, यूटिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए यूटिलिटी क्यों आई है, मैंने अभी फीडबैक दिया। मान लीजिए मेरे केस में तो 2 ही इन्फॉर्मेशन आ रही थी, तो दोनों का फीडबैक मैंने यहां पर मैन्युअली दे दिया। हो सकता है आपके केस में, आपके क्लाइंट के केस में 100 इन्फॉर्मेशन आ रही हो, 500 इन्फॉर्मेशन आ रही हो, 1000 इन्फॉर्मेशन आ रही हो, तो आप एक एक को ऑप्शन में जा करके करेक्ट इनकरेक्ट अपडेट करने में टाइम लगेगा ज़्यादा, वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। वहां पर आपको यूज़ करनी है वो यूटिलिटी, और उस यूटिलिटी में आपको डेटा फीड करना है। मैंने इस पर काम किया है, इसको चेक किया है, बट अभी मैं इसको वीडियो में शो नहीं करूंगा, मैं 1-2 बार और इस पर काम करूंगा अच्छे से। तो अपकमिंग वीडियोज़ में आपको मैं इस यूटिलिटी का यूज़ भी दिखाऊंगा, और यूटिलिटी का मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको समझा दिया। जब आपके बहुत सारा फीडबैक आपको देने हैं, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, अमाउंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो वहां पर आपको इस यूटिलिटी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ एआईएस आप समझ गए। एआईएस के बाद नेक्स्ट आ जाइए टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, टीआईएस प्यार से जिसको बोलते हैं टीआईएस। इसके अंदर टैक्स पेयर, ये कहां से जनरेट हुई है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है कहां से, हमारे एआईएस से। देख लीजिए आपके सामने रेंट रिसीव आ रहा था, और रेंट रिसीव कितना था, 72607 रिपोर्टेड। सो टीआईएस में रेंट रिसीव में हम आ गए हैं। यहां पे देखिए, अब इसको जरा ध्यान से समझिए। जो रिपोर्टेड फिगर्स थी, रिपोर्टेड फिगर मतलब जो मेरे टेनेंट के एम्प्लॉयर ने रिपोर्ट की थी फॉर्म 24Q के अंदर एनेक्सर 2 में, वो रिपोर्टेड फिगर थी 72607। प्रोसेस फिगर कितनी थी, डिपार्टमेंट ने उस फिगर को प्रोसेस भी कर दिया था, लेकिन डराइव फिगर कितनी है, 104000। अब देखिए कोई भी एक आप लॉजिक लगाइए, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी इनकम 72,000 नहीं है, मेरी इनकम 1,04,000, क्या आपको कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देखिए इतने लॉजिक्स अगर आप लगा सकते हैं तो ये एआई इन्होंने ऑटोमेटिकली इसमें डाला होगा कि इस केस में आपको ना सिर्फ क्वेरी सर्व की जाएगी, ना आपसे कुछ पूछा जाएगा। लेकिन इसी का उल्टा एग्जांपल लीजिए कि 72,000 रिपोर्ट करिए मेरे टेनेंट के एम्प्लॉयर ने, प्रोसेस हुई है 72,000, मैं यहां पर शो कर देता हूं कितना, 20,000। क्या चांसेस आपको लगते हैं कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछो? बिल्कुल आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अगर आपने इस इनकम को क्या किया है, कम करा है। जो ड्राइव्ड इनकम आई है वो आपकी कम आई है रिपोर्टेड से, तो डिपार्टमेंट, देयर आर चांसेस कि डिपार्टमेंट आपसे पूछे कि भाई कम क्यों करी है आपने इनकम, कम का रीजन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
इनकम टैक्स रिफंड ये तो सिंपल है, इसको हमने एक्सेप्ट भी कर लिया था, तो जो वैल्यू ड्राइव होकर के आई वो भी सेम 2160 आई है। अब ये वैल्यू जो है टीआईएस से ऑटोमेटिकली जब मैं अपनी रिटर्न प्रिपेयर करूंगा, जब मैं अपनी आईटीआर 1 2 3 वटएवर जो भी मेरी एप्लीकेबल आईटीआर है, जब भी मैं वो फाइल करूंगा ऑनलाइन, तो उसके अंदर ये ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाएगी। ठीक है, आईटीआर 1 और 4 जब मैं करूंगा तो वहां पर ये ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाती है मेरी फिगर। क्योंकि आईटीआर 2 और 3 करूंगा वो तो ऑफलाइन तरीके से होती है, वैसे भी जेसॉन बना के करनी पड़ेगी, वहां तो मुझे डेटा पिक करना पड़ेगा। लेकिन जो आईटीआर 1 4 है वहां पर ये ऑटो पॉपुलेट होकर के ये वाली फिगर्स आ जाएंगी अगर मैं आईटीआर 1 और 4 फाइल करता हूं। कंटिन्यू सेशन करते हैं। अब जो है एक्टिविटी हिस्ट्री में आप जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा जो जो एंट्रीज आपने अभी करी हैं। 2 फीडबैक अभी हमने दिए, दोनों फीडबैक हमारे यहां पर आ चुके हैं कि यहाँ फीडबैक दोनों सबमिट हो चुके हैं। हमने क्या क्या चेंज किया वो इन्होंने यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उसकी रिसीट को। परफेक्ट, ये चीज हमारी हो गई है। एआईएस आप समझ गए हैं, एआईएस और टीआईएस को मैंने किया। ऊपर फाइनेंशियल ईयर, अभी ये भी चीज इन्होंने अच्छी की, यहाँ पर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का चक्कर नहीं रखा, क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। एक नॉर्मल टैक्स पेयर जिसको नहीं पता ए वाई और पी वाई क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है, तो फाइनेंशियल ईयर सिंपली बहुत आसानी से सबको समझ में आ जाता है। भाई 2021 तो ठीक है, 2021 जो है वो समझ में ईजिली आ जाता है। और पैन कार्ड तो ये ऑब्वियसली जो आपका है वही होगा। उसके बाद अब आपको मैंने बताया था कि मेरे केस में तो खाली 2 ट्रांजेक्शंस आई थी, 2 ट्रांजेक्शन, एक तो रेंट था और एक इंटरेस्ट था। इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये डिजास्ट्रिकल चेंज है इनकम टैक्स के अंदर। आप भले इसको कितना भी हल्के में ले, बहुत बड़ा चेंज है। चलिए अब आपको बता रहा हूं कुछ ट्रांजेक्शंस, कुछ नहीं है बहुत सारी हैं। देखो आपको मैं दिखाई देता हूं, एक ओवरव्यू ले लो कितनी सारी ट्रांजेक्शंस आपकी यहां पर आ सकती हैं। सो यहां से स्टार्ट करिए, एआईएस इंफॉर्मेशन कैटेगरी 4.1 से स्टार्ट करिए और नीचे जाइए, कहां पर खत्म हो रहा है 4.50। टोटल 50 ट्रांजैक्शंस अभी इन्होंने दिए। ये तो पहला इनका वो है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, हो सकता है कल को जाके 100 ट्रांजैक्शंस आपकी यहां पर कवर कर लें। एक एक ट्रांजैक्शंस को मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट साथ में रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप मिस नहीं कर सकते। अगर टैक्स प्रोफेशनल है भाई, आप नहीं स्किप कर सकते वीडियो, आप नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूं कोई मतलब ही नहीं है। देखो सैलरी के अंदर आओ, सैलरी में कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, सैलरी टीडीएस एनेक्चर 2। मैंने आपको क्या बोला था, सैलरी के अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन आएगी, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो वो कहां से आएगी, इंफॉर्मेशन का सोर्स कहां क्या है वो आपको पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन सोर्स अंडर द इंफॉर्मेशन कैटेगरी आर एस अंडर, कहां से डिपार्टमेंट पिक। अब डिपार्टमेंट के पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि भाई उसने ऐसे मतलब कोई भी सिस्टम में एआई लगाया और आपकी इंफॉर्मेशन आ गई। डिपार्टमेंट के पास कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन फेच करता है ना, डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं से तो इंफॉर्मेशन आती है। तो सैलरी की इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, जो सैलरी रिसीव सेक्शन 192 आपका जो सैलरी की रिटर्न आप फाइल करते हैं, हाँ ये रहा स्टेटमेंट फॉर्म 24Q जो फाइल करता है आपका एम्प्लॉयर, वहां से आपका आएगा यहां पर सैलरी की इंफॉर्मेशन। अब मेरे को आंसर दीजिए आप, मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर फॉर्म 24Q फाइल ही नहीं करता, या फिर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती, वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करता, ना ही फॉर्म 24Q फाइल करता, ना ही टीडीएस डिडक्ट करता, कुछ करता ही नहीं है। क्या एआईएस के अंदर उस एम्प्लॉय की कोई डिटेल आएगी? कोई डिटेल नहीं आएगी। क्या आपको शो करनी है? बिल्कुल शो करनी है। ये मत सोच लेना एआईएस में इंफॉर्मेशन नहीं आ रही तो आपको अपनी इनकम शो नहीं करनी। एआईएस में अगर कोई इनकम नहीं आ रही भाई, आपको तो अपनी ट्रांसपेरेंटली जो भी आपकी इनकम है वो रिफ्लेक्ट करनी है ना, भले ही वो 24Q में आपके एम्प्लॉयर ने की हो या ना की हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको अपनी करेक्ट इनकम शो करनी है अपनी आईटीआर के अंदर। सो ये था। उसके बाद में कैसे इसको करेक्ट करना है, आप देखिए करेक्शन वाला पॉइंट यहां पर है, अप्रोच एंड एआईएस प्रोसेसिंग। एआईएस को कैसे प्रोसेस करेगा, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं, सबका नहीं समझाऊंगा कि क्या प्रोसेस होगा, ये मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको पता चलेगा कि ट्रीटमेंट उसका कैसे करना है। क्योंकि आपकी क्वेरी आएगी, आप मेरे से कमेंट में पूछोगे सर मेरा ये आ रहा है वो आ रहा है, इसको कैसे ठीक करूं, तो ठीक करने का चीज भी इन्होंने यहाँ पर दी है, किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस कैसे होगी, इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन आपके एआईएस में गई, एआईएस से टीआईएस में आ जाएगी, टीआईएस से आपके आरटीआर में ये अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी। अब हो सकता है वो गलत हो, तो गलत के केस में आपको एएस में क्या करना है, चेंज करना है, या फिर आपको अपने एम्प्लॉयर से बोलना है कि वो रिवाइज करे अपनी रिटर्न को। उस तरीके से आप जो कर सकते हो फीडबैक दे करके। द सम ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयर यहां पर दिया हुआ है। ये चीज मैं डिस्कस नहीं कर रहा, आप डाउनलोड कर लेना। मैं आपको बता देता हूं इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है। तो सैलरी की इन्फॉर्मेशन का सोर्स आपको पहला पता चल गया। नेक्स्ट हमारा जो है मूविंग ऑन, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आई गेस रेंट की, और रेंट की कैसे पता चलेगी वो भी
रेंट की रिसीव देखिए कहाँ से पता चलेगी, रेंट की चलेगी, रेंट रिसीव 194 IB के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना होता है। किसको? टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीडीएस डिडक्ट करने की। तो जब वो फॉर्म 26Q फाइल करेगा वहाँ से, लेकिन मेरे टेनेंट ने फाइल नहीं किया या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी तो उसने ये फाइल नहीं किया। मेरे वाले केस में यहाँ से नहीं आया। देखिए रेंट के केस में 3 जगह से इन्फॉर्मेशन आ सकती है डिपार्टमेंट के पास। 194IB की जो रिपोर्टिंग टेनेंट करता है वहाँ से आएगी, या फिर 194IB जो कैपिटल वाला हुआ उसके अंदर अगर कोई रिपोर्टिंग की है टेनेंट ने वो आएगी। और थर्ड है कि जो एचआरए क्लेम किया है, मेरे वाले केस में यहां से रिपोर्टिंग हुई है। मेरे केस में जो रिपोर्टिंग हुई है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि पैन ऑफ लैंडलॉर्ड इज रिपोर्टेड बाय द एम्प्लॉय। मेरे वाले केस में बिल्कुल यही वाली चीज हुई है। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज एक्सप्लेन कर दी है कि पैन ऑफ लैंडलॉर्ड इज रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इफ एग्जम्पशन इज क्लेम अंडर सेक्शन 1013A। एम्प्लॉयर रिपोर्टेड पैन ऑफ लैंडलॉर्ड टू हुम रेंट इज पेड बाय एन एम्प्लॉय इन एनेक्सर 2 ऑफ टीडीएस रिटर्न स्टेटमेंट फॉर्म 24 की। मैंने आपको पहले ही बता दिया था फॉर्म 24Q के एनेक्सर 2 के अंदर मेरा पैन डाला होगा मेरे टेनेंट के एम्प्लॉयर ने, तभी वो मेरे एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है चीज। आपको जब एक चीज समझ में आ जाती है ना, पूरी ट्रांजैक्शन की चेन समझ में आ गई आपको एक बार, तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि एआईएस टीआईएस है क्या चीज, कैसे आपकी ये रिटर्न बनेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास भी, डिपार्टमेंट के पास भी कहीं ना कहीं से वो इन्फॉर्मेशन फैच करते हैं एंड देन आपके पास आते हैं। तो ऑब्वियसली आपने कहीं पेन दिया होगा तभी आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, समझ रहे हो, समझदार हो तो समझ गए होगे। ठीक है ना, पेन जब आप कहीं पर डालोगे या दोगे तभी आपकी इन्फॉर्मेशन आगे मूव ऑन करेगी। इसीलिए गवर्नमेंट आप देखते हो कि आजकल मोस्टली हर जगह पे पेन मांग लेते हैं। एक टाइम पे आधार हमारा हुआ करता था, अब आधार और पेन दोनों चीज़ें मांगते हैं। आप इंश्योरेंस का क्लेम देने चले जाओ, आधार के साथ पेन भी मांगेंगे। वो इसीलिए मांगते हैं कि भाई कब डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग के लिए बोल दे, कुछ नहीं पता। डिविडेंड की इनकम कहाँ से आएगी? डिविडेंड की इनकम डिविडेंड रिसीव SFT 015, ये सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कंपनी को रिपोर्ट करनी होती है वहाँ से आती है। डिविडेंड रिसीव 194 के अंदर कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काटा है, ऐसे खत्म हो चुका है। म्यूचुअल फंड की SFT के अंदर से, SFT क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ने कुछ बनाई हुई है जहाँ पर जो रिपोर्टिंग एंटिटीज होती हैं, रिपोर्टिंग एंटिटी कौन कौन सी होती है, लाइक बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी होगी, म्यूचुअल फंड्स हो गए और शेयर मार्केट के शेयर ब्रोकर्स हो गए, इनको जो है रिपोर्टिंग करनी होती है। तो जो SFT जहाँ पर भी आप देख रहे हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होती हैं, उन रिपोर्टिंग एंटिटी वो रिपोर्ट करती हैं आपके पैन की डिटेल एंड देन वो आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, इनकम डराइव इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, और इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा वो भी यहां पर दिया हुआ है। डिविडेंड के बाद हमारा आता है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट ये भी SFT 016 के अंदर डाल दिया गया। इंटरेस्ट पेड, क्रेडिट, एक्रूड और सेविंग इज रिपोर्टेड अंडर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो बैंक ने SFT के अंदर रिपोर्ट किया है आपका इंटरेस्ट, बैंक ने जो SFT के अंदर आपका इंटरेस्ट रिपोर्ट किया है वो भी आपका यहाँ पर अब आएगा। SFT 016 के अंदर बैंक्स को रिपोर्ट करना होता है जितना आपका सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट होता है। और इसके रिस्पेक्ट में आपको एक डिडक्शन भी मिलती है, मैं साथ साथ बता देता हूँ। 80 DTA की डिडक्शन मिलती है सेविंग अकाउंट पे 10,000 रुपये तक की। राइट, नेक्स्ट आ जाओ, काफ़ी सारी है, 50 है तो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट जो आता है उसके लिए भी SFT का यूज़ करता है डिपार्टमेंट। SFT और सेक्शन नंबर 194A के अंदर जो बैंक TDS काटता है तो बैंक रिपोर्टिंग करता है डिपार्टमेंट को एंड डिपार्टमेंट आपके AIS के अंदर वो चीज़ डाल देगा। ठीक है, मूविंग फर्दर हमारी जो नेक्स्ट है इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो इंटरेस्ट इनकम जो आपकी अदर आती है, जैसे कि आपको क्या क्या बोला है, इंटरेस्ट पेड, क्रेडिट, अक्रू ऑन अदर सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, रैकरिंग डिपॉजिट इज रिपोर्टेड अंडर SFT के अंदर। SFT 016 के अंदर जो बैंक रिपोर्ट करेगा वो आपके AIS में आ जाएगी। सेक्शन 193 के अंदर जो बैंक आपका TDS काटेगा वो आपका यहाँ वहाँ से आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, ये मैंने आपको समझा ही दिया, मैं दोबारा से नहीं समझा रहा, मेरे वाले केस में आया हुआ था, मैंने आपको बता दिया वो कैसे आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी कैसे आएगा? रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी आएगा जो TDS डिडक्ट होगा 194IA के अंदर। जो आपकी काउंटर पार्टी ने TDS डिडक्ट किया होगा उसने अपनी, ये आपके 26AS में भी आ रहा होगा जो उसने TDS डिडक्ट किया होगा, तो वो आपके जो है मेरे लिए वो इनकम है। जब मैंने रेंट पे दिया तभी तो मेरी काउंटर पार्टी ने TDS काटा ना, तो वो मेरे इनकम में शो करेगा कि ये इनकम अब मुझे दिखानी पड़ेगी। अब मैं ये इस इनकम को नहीं दिखाता अपनी PGBP हेड के अंदर, तो भाई वो क्या होगा, वहाँ पर डिपार्टमेंट मेरे से पूछेगा कि क्यों आपके जब AIS के अंदर इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपके TIS के अंदर इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो आप उसको क्यों नहीं दिखा रहे। अब देखिए डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा, मतलब समझिए TIS से डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आपके ITR में जाएगा, लेकिन वो फ्रीज नहीं होगा। ये मैं आपको एडवांस में ही बता रहा हूं कि वो फ्रीज नहीं होगा। TIS से जो डेटा गया ना आपके ITR में उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, सो ऐसा नहीं है कि वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन। विनिंग ऑफ लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल जो है इसका TDS करता है 194B में, तो जो आपकी काउंटर पार्टी ने काटा होगा तो वो आपके AIS में आ रहा होगा एज अ इनकम, आपको वो शो भी करना पड़ेगा। इसका ट्रीटमेंट क्या, इनकम होगी तो ऑब्वियसली आपको शो करनी पड़ेगी। उसके बाद है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ये भी आपकी इनकम होगी।
तो AIS है TIS में, TIS से आपकी ITR में आ जाएगी, जिस भी रिस्पेक्टिव है में, वैसे अदर सोर्सेज के अंदर ये क्लासीफाई की जाती है। मूविंग ऑन, हमारा रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ PF फ्रॉम एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन नंबर 111। सो रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड 192A के अंदर जो आपका एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड रिपोर्ट अमाउंट एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एन एम्प्लॉय इन फॉर्म नंबर 26Q के अंदर जो वो रिफ्लेक्ट करेगा। इन्फॉर्मेशन इज रिपोर्टेड बेसिकली इज चार्जेबल टू अ टैक्सेस स्पेशल रेट। द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द डिडक्टर फॉर्म 16A में आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो वो आपके ये 26AS में भी आएगी और AIS में भी आपकी आ जाएगी। मूविंग फर्दर, कौन सी इन्फॉर्मेशन इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डैब से है, वो वाली इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी। उससे कोई इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपकी इनकम होगी। इंटरेस्ट मिला आपको कंपनी से बाय नॉन रेजिडेंट, तो ये भी आपकी टैक्सेबल होगी। मूविंग फर्दर, और कौन कौन सी इंटरेस्ट मिला बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ये 194 LD में इसका TDS कटता है। देखिए TDS जो कटेगा वो तो आपका AIS में आएगा, क्योंकि वो तो आपको फॉर्म 26AS में, फॉर्म 26AS में जो चीज़ आती है वो चीज़ तो आपकी AIS में एज इट इज़ आ जाएगी। लेकिन कोई डिफरेंस आता है तो पहले ही इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि आप फॉर्म 26AS को अभी फॉलो कीजिएगा। मूविंग फर्दर, आपका क्या है, इनकम आयर इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन रेजिडेंट, इस वाले सेक्शन के अंदर, तो वो आपकी रिपोर्ट हो जाएगी वहाँ पर। मूविंग ऑन, आपका इनकम ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम यूनिट और ऑफशोर यूनिट, तो इसमें जो है 196B के अंदर जो है ये वाली फॉर्म 27Q जो आपकी काउंटर पार्टी ने फाइल किया, तो उसके रिस्पेक्ट में आपकी इनकम यहाँ पर आ जाएगी। देन इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी बॉन्ड जो है यहाँ पर फॉर्म 27Q फाइल होता है, तो उससे आपकी इन्फॉर्मेशन पिक करके डिपार्टमेंट निकालेगा। मूविंग फर्दर, इनकम फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से, तो यहाँ पर भी फॉर्म 27Q फाइल होता है, वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन फैच की जाएगी। और वो आपकी इनकम है तो इनकम में शो करो, इनकम नहीं है तो नहीं शो करो। इंश्योरेंस कमीशन आपको कोई मिलता है, इंश्योरेंस कमीशन फॉर्म 26Q से आपका 194D के अंदर जो TDS करता है, तो आपका जो इंश्योरर है वो फाइल करेगा, तो वो आपको अपनी इनकम में शो करना पड़ेगा। रिसीट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, रिसीट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये आपकी रिफ्लेक्ट होगी टू द कंडीशन स्पेसिफाई देयर इन। अब देखो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो वो आपकी एग्जाम्प्ट होती है 1010D में, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं उसकी, तो अगर वो कंडीशन आपने सेटिस्फाई की है तब आप उसको अपनी इनकम में शो मत करो। पॉइंट को समझो मेरी बात को। TIS में वो आ गया, TIS से वो आपकी ITR में जाएगा नहीं जाएगा, ITR में, अब ITR में दो जगह जा सकता है, या तो 1010D में जाएगा। 1010D की अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई करी तो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो उसको एग्जाम्प्ट इनकम में शो कर दो, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपने सेटिस्फाई नहीं की तो फिर आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दो, वो आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। इस तरीके से आपको उसका ट्रीटमेंट करना होता है। और ये डिटेल कहाँ से उठाएगी, फॉर्म 26Q के अंदर जो आपका TDS काटा होगा इंश्योरर ने, वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन पिक करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसके बाद विड्रॉल फ्रॉम डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम से आप कोई विड्रॉल करते हो तो आपका TDS करता है, फॉर्म 26Q में उसकी रिपोर्टिंग होती है, वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है वो फैच करेगा। नेक्स्ट हमारी है रिसीट ऑफ कमीशन, आपको मिलता है लॉटरी सेल्स पर, तो यहाँ पर 194G के अंदर TDS काटना पड़ता है। फॉर्म 26Q में उसकी रिपोर्टिंग होती है, जो लॉटरी वाला है उसको करनी पड़ती है, एंड देन वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट फैच करता है एंड आपको वो फाइल करना पड़ता है। एंड इसकी अप्रोच वगैरह ये आप पढ़ लेना, जैसे मैंने आपको दिखा दिया, आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, डिनाइल है, वो आप कर सकते हो। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट जो है, यहाँ से जो इनकम मिलती है फॉर्म 27Q से, ये मैं आपको दे दूंगा, एक बार मैं ऊपर से देख लेता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, जो बहुत जनरली हर किसी को मिल जाएंगे वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी आप ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ एक बार देख लेता हूँ। सेल ऑफ व्हीकल, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट 4.27, तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आप जो करते हैं, सेल कंसिडरेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन कनेक्शन ऑफ SFT, द इन्फॉर्मेशन विल बी शोन इन AIS। तो जो रजिस्ट्रार होता है, जो स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट करता है आपसे, जो रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी होता है, वो आपकी SFT में रिपोर्टिंग करता है, वहां से जो आपकी इन्फॉर्मेशन पिक होगी, और प्रॉपर्टी जो आपने परचेज की, सेल ऑफ लैंडिंग बिल्डिंग जो है वो आपकी वहां पर आ जाएगी। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आप करते हो तो आपको ऑब्वियसली कैपिटल गेन वगैरह वहां निकालने पड़ेंगे। फॉर्म 60-61 में आपकी रिपोर्टिंग हुई, वहां से आएगी। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी काउंटर पार्टी जो फॉर्म नंबर 26Q भी फाइल करेगी, वहां से इन्फॉर्मेशन आएगी। कंपनसेशन रिसीव हुआ है ऑन एक्विजिशन, अब देखिए हो सकता है इसने 2 जगह से रिपोर्टिंग हो गई, आपकी रजिस्ट्रार ने भी रिपोर्टिंग कर दी और आपका TDS कटा, वहां पर भी रिपोर्टिंग होगी, तो आपको क्या वो उसमें एक डुप्लीकेट वाला ऑप्शन आ रहा था, डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर 2 बार आपकी रिपोर्टिंग आ रही है AIS में, 2 बार आपकी एक ही इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो आपको एक को क्या करना है, डुप्लीकेट करके उसको कैंसिल कर देना है। कंपनसेशन रिसीव हुआ है, रिसीट अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट 194 IC से आपकी रिपोर्टिंग हुई है, सेक्शन के TDS का सेक्शन होता है, तो वहां से रिपोर्टिंग हुई है, वहां से इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास आती है।
मूविंग फर्दर, रिसीट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो सेक्शन 194 IA में जो आपका टीडीएस करता है, फॉर्म 26QB जो होता है वो काउंटर पार्टी फाइल करती है, देन आपकी रिपोर्टिंग उससे होती है। यहाँ पर ऊपर चल के और देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट्स है मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। एक मुझे बैंक अकाउंट दिखा था, अब बैंक अकाउंट की डिपॉजिट दिखी थी लास्ट में, ये रहा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, इसको देखते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, उसके बाद बैंक अकाउंट की रिपोर्टिंग, ये देख लो, एप्लीकेशन ऑफ इशू ऑफ अ कार्ड और डेबिट कार्ड, इन्फॉर्मेशन पर्टेन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इशुएंस और डेबिट कार्ड इज रिपोर्टेड इन फॉर्म 61 वेयर पेन इज नॉट फर्निश बाय द ट्रांजेक्शन पार्टी। अगर पेन फर्निश नहीं किया गया उस केस में, पेन इज पॉपुलेटेड बेसिस ऑन आधार एंड अदर एट्रीब्यूटेबल टू पर्सन, मतलब आधार के बेसिस पर जो किया गया, आधार के बेसिस पर भी आपकी रिपोर्टिंग यहाँ पर हो सकती है। अगर पेन में आपने अपना आधार डाला हुआ है और उस आधार से लिंक अगर आपने कहीं पेमेंट कर दिया तो वो वाली डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर जो है आपका आएगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है बैलेंस इन अकाउंट, बैलेंस इन अकाउंट की आज तक रिपोर्टिंग देखिए, आपके अकाउंट में 10,000 है, 10 लाख है, 5 लाख है, आपके सेविंग अकाउंट में कितना उसकी रिपोर्टिंग हो रही है, आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगा और मैंने जब पढ़ा तो मैं थोड़ा सा शॉक हुआ। सेविंग बैंक अकाउंट की रिपोर्टिंग करके आप क्या करोगे भाई, मैंने पिछले 10 साल से पैसा जोड़ा अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए है, तो उसका क्या करोगे आप, मैंने 10 साल से ITR फाइल करी है ना, 10 साल से इनकम दिखा रहा हूँ, उसको मैं क्या शो करूँ। चलिए देख लेते हैं फिलहाल क्या बोला इन्होंने यहाँ पर कि इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या होगा, ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट अदर देन सेविंग एंड टाइम डिपॉजिट, ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट अदर देन सेविंग और टाइम डिपॉजिट वाले केस में क्या हो रहा है, डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट अदर देन सेविंग एंड टाइम डिपॉजिट ड्यूरिंग फॉर्म 61 में जो रिपोर्टिंग करता है, बैंक रिपोर्ट करता है, तो वहाँ से आएगी इन्फॉर्मेशन। अकाउंट विद द बैलेंस एक्सीडिंग ₹50,000, और वो अकाउंट जिनका बैलेंस जो है एक्सीडिंग ₹60,000 है, फॉर्म 60 और 61, बैंक अकाउंट विद द बैलेंस ऑफ एक्सीडिंग 50,000 एट द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर आर रिपोर्टेड इन फॉर्म नंबर 61, मतलब 50,000 से ज़्यादा का अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस है किसी बैंक में तो उसकी रिपोर्टिंग भी आपकी यहाँ पर होगी। और देखिए ऊपर तो इन्होंने लिखा हुआ है कि अकाउंट ओपनिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो अदर देन सेविंग बैंक की होगी, लेकिन यहाँ पर खाली अकाउंट लिखा है। जो सेकंड वाली रिपोर्टिंग है ना, सेकंड वाली रिपोर्टिंग को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर खाली लिखा है अकाउंट। नाउ अकाउंट काफ़ी तरीके के होते हैं बैंक में, आपका सेविंग अकाउंट भी होता है, आपका करंट अकाउंट भी होता है। अब यहाँ पर अगर अकाउंट लिखा है नीचे, अगर मैं देखूँ कहीं पे इन्होंने क्लैरिफाई किया हो, क्लैरिफाई नहीं किया, तो मेरे हिसाब से इस अकाउंट का मीनिंग हमको क्या लेना चाहिए, सेविंग अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट, सारे अकाउंट जिनके अंदर आपका 50,000 से ज़्यादा बैलेंस है, जहाँ पर बैंक को फॉर्म 60-61 में रिपोर्टिंग करनी होती है, वहाँ से जो है आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन पिक होगी, वो भी आपके एआईएस में जाएगी। अब ये बैलेंस इन अकाउंट जो है ये आपकी कोई इनकम नहीं होती, ध्यान से सुन लो, जो बैंक में बैलेंस है वो आपकी कोई इनकम नहीं है, डजंट मीन कि वो आपकी इनकम हो गई। आप अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो उसको करेक्ट कर दो या फिर उस पर कोई फीडबैक भी मत दो, ये खाली इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए इसको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट बोला गया है, ना कि एनुअल इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना। सो इन्फॉर्मेशन, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट ये है कि आपके सेविंग अकाउंट में भाई 2 करोड़ रुपए हैं, आप ITR फाइल करते हो 3 लाख की 4 लाख की, तो ये चीज़ थोड़ी सी हजम नहीं होती है। वहाँ पर थोड़े से इस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने क्लैरिफाई करने के लिए कि भाई ऐसा कोई ना हो कि भाई अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पड़े हैं ना आपके 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए, ITR फाइल कर रहे हो 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख की, तो ऐसा कैसे हुआ, वो डिफरेंस के लिए, उस चीज़ों के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है उस वेरिएशन को आपसे पूछ सकता है डिपार्टमेंट, उस पर्पज़ के लिए यहाँ पर ये डाला हुआ है, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से ये पूरी बहुत सारी रिपोर्टिंग है। मैं मेरे वाले केस में खाली 2 रिपोर्टिंग थी जो मैंने आपको बताई, रेंट की रिपोर्टिंग थी और इंटरेस्ट की रिपोर्टिंग थी, बाकी टीडीएस की भी कोई ऐसी रिपोर्टिंग थी नहीं। वहाँ पर आपके केस में टीडीएस की रिपोर्टिंग होगी तो वो भी आपके एआईएस में आएंगी। तो ये हमारा एआईएस का पोर्टल था। इसके अलावा अब आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ऑफलाइन यूटिलिटी जो मैं आपको बता रहा था। तो ऑफलाइन यूटिलिटी जो है वो आपको रिसोर्सेज में जाकर के, यूटिलिटी में जाकर के यहाँ पर मिलेगी। इसको डाउनलोड करके कैसे यूज़ करना है इसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन में डिस्कस करूंगा। जब बहुत सारे फीडबैक आपको देने हैं तब आपको इस ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज़ करना होता है। गाइस आज के सेशन में इतना ही। मैंने आपको पूरा डिटेल कंप्लीट ओवरव्यू दिया एआईएस का, टीआईएस का और कैसे उसका क्या रिलेशन है फॉर्म 26 एएस से और क्या उसका रेलेवेंस है आईटीआर फाइलिंग में। पूरी चीजें हमने डिस्कस करी। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।